नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में आंग्ल मराठा युद्ध दूसरे और तीसरे युद्ध के बारे में पढ़ा और उसी के साथ हमने अपनी मध्यकालीन भारत की यात्रा को समाप्त किया। वो अपनी जो वेब सीरीज चल रही थी जिसका नाम था मिशन इंद्रप्रस्थ, जिसको हमने समाप्त किया। अब उसके एपिसोड्स एंड करने के बाद हम पहुंचे हैं आधुनिक भारत पर। मैं आप सभी को इस वेब सीरीज के माध्यम से आधुनिक भारत का सफर करवाऊंगा, इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा है आधुनिक भारत की यात्रा। कैसे होगी हमारी यात्रा, उसकी चर्चा हम करेंगे। आप मेरे साथ उस यात्रा पर निकलोगे। मैं आपको यूरोप से लेकर भारत तक के समुद्री मार्गों की यात्रा करवाऊंगा। मैं आपको यूरोपियन एडवेंट से शुरू करके यूरोपियन कंपनीज के भारत में आने तक का सफर और फिर उनका भारत में किस प्रकार से वर्चस्व रहा और कैसे वो व्यापारी से मालिक बन बैठे। सोचिएगा, व्यापारी बन के आए लोग मालिक बन बैठे, उनका जिक्र हम करेंगे। तो आज आधुनिक भारत की यात्रा का पहला एपिसोड में शुरू कर रहा हूं और वो एपिसोड जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस का भारत में आगमन कैसे हुआ, उसकी बात हम करेंगे। क्या ये लोग हमें पहले जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो इनको भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये अगर हमें पहले से जानते थे तो फिर इन्होंने नया रास्ता क्यों खोजा? पुराने रास्ते से ही क्यों नहीं आ गए? क्या जरूरत पड़ी इनको एक नए मार्ग की खोज करने की? उन सभी सवालों का जवाब जो वर्षों से हम अपने मन में संजोए बैठे हैं, उन सभी सवालों का एक हल मैं आपके सामने लाया। आप वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, रटते आ रहे हो कि यूरोपियंस भारत आए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। याद रखो, उसने भारत की खोज नहीं करी, उसने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। कैसे की वो चर्चा हम करेंगे। क्यों करने की जरूरत पड़ी वो चर्चा हम करेंगे। उससे पहले अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप पढ़ते आए हो कि यूरोपियन भारत के कालीकट बंदरगाह पे आए और राजा जैमोरिन ने फूल माला पहरा करके उनकी आरती उतारी और उनका स्वागत किया। वो बहुत बाद की कहानी है। उससे पहले की कहानी क्या है वो जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। प्यारे मित्रगणों, आज इस यात्रा पर हम निकल रहे हैं। आप अपने कमर की पेटियां बांध लो। हम समुद्री मार्ग से चलते हुए आएंगे और समुद्र की लहरें स्टेबल नहीं होती, इसलिए हल्का सा खाना खाओ और साथ में वोमेट्स की दवाइयां रख लो, क्योंकि पानी की जब लहरें उठेंगी तो हमारे शरीर के अंदर की चीजें, ब्लड सर्कुलेशन, सब चीजें हिलेंगी, हमारे शरीर से वोमेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लहरें जब ऊपर नीचे होती हैं तो हम उसमें अपने आप को ढाल नहीं पा रहे और बहुत सारी चीजें होती। कोई भारतीय नौसेना में है आपके परिवार से तो उससे पूछना, समुद्र में यात्रा करना कितना मुश्किल भरा होता है। और उसी समुद्री यात्रा के माध्यम से मैं आपको यूरोप से चला करके लाऊंगा। और कहां तक? अपने देश तक। यूरोपियन का आगमन अगर हमें पढ़ना है तो आपको यूरोप से चल के आना होगा, तब जाकर के हम भारत के उस समुद्री मार्ग के बारे में जान पाएंगे। आइए निकलते हैं आधुनिक भारत की यात्रा पर। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो, हर बार की भांति मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सभी मित्रगण अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर जरूर करें। शेयर क्यों करना है? ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लुत्फ उठा सकें। ये हमारे चैनल का मैं लिंक देता हूं हमेशा।
दूसरी बात, हमारा जो चैनल है वो यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हमसे जुड़े। प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो चैनल है वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करवाएगा, हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाएगा। और प्यारे मित्रगणों, मैं आपसे एक और बात बता देता हूं कि जो क्वेश्चन सीरीज मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि मैं आपके सामने क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊंगा, वो जल्द ही आपके सामने क्वेश्चन सीरीज आएगी। सीरीज का नाम मैं अनाउंस करके चला गया था, भार्गव अस्त्र। 28 सितंबर वार शनिवार आपके सामने होगी भार्गव अस्त्र की क्वेश्चन सीरीज। 30 मिनट 40% मैं आपके सामने लाऊं। आइए हम देखते हैं यूरोपियंस का आगमन। प्यारे मित्रगणों, कुछ समय के लिए मैं देश के इस हिस्से को गायब कर देता हूं, यानी कि भूल जाओ कि ये कोई हिस्सा है देश का, सॉरी विश्व का। अब सिर्फ ये एरिया मान के चलो आप कि ये एक एरिया है विश्व का, और इतने एरिया में ही हमें घूमना है। ये है यूरोप और ये है अपना प्यारा देश भारत। और अपने प्यारे देश भारत के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों, ये बीच वाला जो एरिया है ये तुर्कों का एरिया पड़ता था। किसका? तुर्कों का, जिसे हम टर्की के नाम से जानते हैं। इधर अब यूरोपियंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि वो साउथ रन पॉइंट से, अफ्रीका के साउदर्न पॉइंट से होते हुए और कहां तक पहुंचे थे? भारत तक पहुंचे थे। ये रास्ता उन्होंने बहुत बाद में खोजा था। ये केवल यही रास्ता नहीं था भारत आने का, भारत तक पहुंचने का एक रूट ये भी था, इराक, ईरान, अफगानिस्तान के रास्ते से। इसको बोलते थे भूमार्ग, या मैं कहूं लैंड पाथ। भूमार्ग से, जमीनी रास्ते से वो भारत आ सकते थे। इसके अलावा एक रास्ता और था, मेडिटेरियन सी को क्रॉस कर इजिप्ट, और इजिप्ट से अरेबियन सागर को क्रॉस कर और भारत। ये दो रास्ते थे। ये दोनों ही कहां से गुजरते थे? भूमध्य सागर को क्रॉस करके। किसे क्रॉस करके? भूमध्य सागर। ये वाला जो हिस्सा है ये भूमध्य सागर का हिस्सा है, और भूमध्य सागर से क्रॉस करके एक रास्ता जाता था जमीनी मार्ग से, ठीक, और एक रास्ता आता था लाल सागर से होते हुए। ये जो एरिया देख रहे हो ये लाल सागर का एरिया है, लाल सागर से होते हुए भारत की ओर। बहुत लंबे समय तक यूरोप इन रास्तों का प्रयोग करता रहा भारत के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन जो ये तुर्क क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मैंने बताया है, तुर्क क्षेत्र जो भी है, तुर्कमेनिस्तान, और ये जो सागर पड़ता है इसको कैस्पियन सागर बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये कैस्पियन सागर का है, ठीक। और ये जो एरिया है ये तुर्कमेनिस्तान, तुर्क, अफगान, इराक वाला एरिया है, ठीक। इस एरिया से बहुत बार ये व्यापार करते थे। लेकिन कहते हैं 1450 के लगभग तुर्क बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि यहां एक साम्राज्य होता है, ओटोमन साम्राज्य। कौन सा? ओटोमन किंगडम। ये जो ओटोमन किंगडम है ये बहुत पावरफुल हो जाता है, और इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे यूरोप के साथ। और 1453 के लगभग, इससे 3 साल बाद अगर मैं बात करता हूं 1453 की, उस समय पे ओटोमन साम्राज्य ने इस यूरोप के ये मार्ग बंद कर दिए, क्योंकि इनकी जो ताकत थी वो बढ़ चुकी थी। और एक क्षेत्र था कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल को ओटोमन किंगडम ने जीत लिया, और ये रास्ते बंद हो गए हमेशा हमेशा के लिए। किनके आगमन के लिए? यूरोप के आगमन के लिए। क्योंकि भारत और यूरोप के बीच में जो मीडिएटर था ना,
वो टर्की था, लेकिन टर्की की इनके साथ नहीं बनी। अब यूरोप भारत के साथ व्यापार करेगा कैसे, क्योंकि रास्ते तो बंद कर दिए। जब रास्ते बंद हो गए तो व्यापार करने के लिए यूरोप को जरूरत थी एक ऐसे समुद्री मार्ग की जो इनको भारत तक जोड़ सके। आखिर कैसे इनको भारत तक जोड़ेगा वो समुद्री मार्ग, वहां तक की कहानी हम देखते हैं। आइए मेरे साथ देखिए उस कहानी को जो इसको जोड़ेगा भारत के साथ। तो प्यारे मित्रगणों, यूरोप को जरूरत थी एक ऐसे समुद्री मार्ग की। देखिए जो मार्ग मैंने आपको बताया, ये यूरोपियन क्षेत्र है। यहां से ये जो रास्ता है जो जमीनी मार्ग से गुजरता है, ये यहां से ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए भारत वाले क्षेत्र में आ पहुंचा। ये तुर्कमेनिस्तान है। ये वाला जो एक ब्लू ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये कैस्पियन सागर है। इधर से ये जो एरिया है ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर का है। इसी मेडिटेरियन सी को क्रॉस करने के बाद ब्रिटेन लाल सागर के रास्ते से, इजिप्ट से होते हुए लाल सागर के रास्ते से, यमन के क्षेत्र से होते हुए अरेबियन सी से भारत पहुंच सकता था। लेकिन ये दोनों रास्ते तो बंद कर दिए थे ना तुर्कों के द्वारा। जब बंद ही कर दिए गए ऑटोमन किंगडम के द्वारा, तो ये आ ही नहीं सकता। फिर इसको जरूरत पड़ी इस समुद्री मार्ग की, जो अफ्रीका महाद्वीप के साउदर्न क्षेत्र से होते हुए भारत के केरला क्षेत्र की ओर बढ़ा। आखिर कैसे खोजा गया ये क्षेत्र, उस पे हम चर्चा करते हैं। देख रहे हो सामने जिसकी तस्वीर लगी है, इसको भारतीय इतिहास में वास्को डी गामा कहा गया है। अगर मैं बात करूं, यूरोप का बहुत बड़ा नेविगेटर हुआ है ये, जिसने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। कैसे खोज की उसकी चर्चा हम करेंगे। इस रास्ते को कैसे जांचा इसने, ये रास्ता बिल्कुल सही भारत जाएगा। तो इससे पहले बार्थोलोम्यू डायस एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसने साउथ अफ्रीका, अगर मैं बात करूं अफ्रीका के दक्षिण क्षेत्र की ओर, एक साउदर्न पॉइंट की खोज की थी। अफ्रीका का साउदर्न पॉइंट का पता उसने लगाया था। कैसे लगाया था वो भी मैं चर्चा करूंगा। इस पॉइंट की खोज करने के बाद बार्थोलोम्यू डायस यहां तक पहुंच तो गया था, लेकिन वो भारत नहीं जा पाया। अगर उससे पहले मैं बात करूं तो वो लोग इक्वेटर भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। लेकिन बार्थोलोम्यू डायस आया और वो अफ्रीका के साउदर्न पॉइंट के बारे में जान गया। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण बिंदु पर पहुंचने के बाद भारत पहुंच पाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इस मोजाम्बिक क्षेत्र, ये जो एरिया देख रहे हो ना मोजाम्बिक, ये इस मोजाम्बिक क्षेत्र तक हमारे देश के व्यापारी व्यापार करने आते थे। और जब इस क्षेत्र तक हमारे लोग व्यापार करने आते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारे तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। बस पहुंचना कहां तक था, मोजाम्बिक तक। कैसे मोजाम्बिक तक वास्को डी गामा आया, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कौन कौन व्यक्ति कोशिश कर चुके थे आने की, वो भी चर्चा करेंगे। ये रास्ता ढूंढना मुश्किल बहुत था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। अगर ठान लिया जाए तो कोई भी चीज इस संसार में नामुमकिन नहीं है। तो किस प्रकार से इन मार्गों की खोज की गई, उसी पे हम चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं। देखिए, यूरोपीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी, ये आप जान लेना। क्योंकि ये यूरोप है और ये भारत है। हमारे बीच में ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी से आरंभ नहीं हुआ था, उससे बहुत पहले हम व्यापार करते थे एक दूसरे के साथ। बीच में मीडिएटर कौन था, तो बीच में मीडिएटर था टर्की, जो 2 रूट बंद कर दिए थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यूरोप के बाजारों में हमारी वस्तुएं बिकती थी, बदले में हमें क्या मिलता था, पैसा मिलता था। यूरोप हमसे खरीदता क्या था,
तो यूरोप हमसे कीमती पत्थर, मसाले, रेशम और कैलिको। कैलिको का मतलब आपके समझ में नहीं भी आए तो मैं आपको बता देता हूं, जहां सूती कपड़े का व्यापार चलता, ये सूती कपड़ा हमसे खरीदता था यूरोप। ठीक, ये जो मैप देख रहे हो ये यूरोप का है, ये हमारे देश भारत का है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जंगलों को कटवा करके खेती करना आरंभ कर दिया था। इसका मुख्य कारण था खेती के लिए भूमि का विस्तार और उन्नत हल का प्रचलन और फसलों का वैज्ञानिक चक्रण। वैज्ञानिक चक्रण का मतलब होता है क्रॉप रोटेशन, अलग अलग मौसमों में अलग अलग फसलों का फायदा लेना, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती थी। फिर दूसरा, इन्होंने नॉनवेज को बढ़ावा देना शुरू किया। इसमें पशुओं के लिए चारा वगैरह भी ये उगाने लगे, जिससे वो पशु चारा खाते थे और धीरे धीरे उनके खाने का प्रभाव बढ़ा और उनके नंबर्स में भी इजाफा होने लगा और ये उस चीज का सप्लाई करने लगे, मीट का सप्लाई करने लगे। और आप मीट को कुक करो या प्रिजर्व करो, दोनों में जरूरत पड़ेगी मसालों की, और मसाले ये कहां से खरीदते थे? भारत से। और मसालों की जब जरूरत पड़ी तो भाई इनको तो भारत आने का समुद्री मार्ग खोजना ही पड़ा। अगर नहीं खोजते तो इनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती। आखिर कैसे इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग को खोजा है, उस पर चर्चा हम करते हैं। तो आइए, ये इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है मेरे डियर फ्रेंड्स, इंडिया गुड्स एंड ग्रेट डायमंड इन यूरोपियन मार्केट्स। एक यूरोपियन मार्केट्स में हमारी वस्तुओं की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और हमारी वस्तुओं की वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण इन्होंने हमारे साथ व्यापार कर रखा था। आज से नहीं, बहुत पहले से कर रखा था। ये हमें पैसा देते थे चीजों के बदले, ये हमसे खरीदते थे प्रीशियस स्टोन्स यानी कि कीमती पत्थर, मसाले और सिल्क कॉलेज, रेशमी और सूती कपड़े का ये व्यापार हमारे साथ करते थे। ये सब व्यापार समुद्री मार्ग से होता था, ये आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद इस व्यापार के बाद अगर मैं चर्चा करता हूं तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ओटोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो रहा था। ये बात थी 1451 से 1520, 1451 से 1520 तक ओटोमन साम्राज्य ने अपना प्रभाव मजबूत किया और यूरोप के रास्ते बंद कर दिए। फिर यूरोप ने ये मार्ग खोजा था। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। भाई मैप मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समुद्री यात्रा करवा सकूं। अगर मैं आपको समुद्री यात्रा नहीं करवाता तो फिर आप भारत तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम यूरोप से चल रहे हैं। इससे भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज आवश्यक हो गई थी। भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये मैं आपके सामने ग्रीन कलर के ऊपर से रेड मार्कर फिरा के ला रहा हूं। यही क्या है? भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग, जो कि सीधा भारत तक आता है अफ्रीका के दक्षिण क्षेत्र से होते हुए और भारत के केरल वाले क्षेत्र में आकर के पहुंच जाता है। ये केरल वाला क्षेत्र है भारत का, इस क्षेत्र में आकर के पहुंचता है। ठीक, अब इस क्षेत्र में ये लोग आए और इन्होंने भारत के लिए किस प्रकार की धारणाएं रखी, उन पे भी हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे मित्रगणों, उस समय उस मार्ग को खोजना कठिन जरूर था, मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो बड़े बड़े जहाज बनना प्रारंभ हो चुके थे। बड़े बड़े समुद्री जो जहाज थे वो उस समय बन चुके थे। ठीक, और दूसरा कंपास और एस्ट्रोलोग, ये एस्ट्रोलोग हैं और ये कंपास। हालांकि इनकी खोज यूरोपियंस ने नहीं की, बट मेरिडियन टाइम्स की अगर मैं बात करता हूं, समुद्री गतिविधियों में, मेरिडियन एक्टिविटीज में इनका सबसे ज्यादा प्रयोग यूरोपियंस ने ही किया था। ठीक, देखिए, कंपास और एस्ट्रोलैब जैसे समुद्री उपकरणों के वैज्ञानिक आविष्कारों ने नेविगेशन को बहुत सुरक्षित बना दिया और इससे समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा मिला। ठीक है, यानी कि इससे समुद्री गतिविधियां बढ़ी, लोगों को दिशाओं का ज्ञान हो गया और वो कंपास और एस्ट्रोलैब की मदद से अपना रास्ता बहुत आसान बनाने लगे। ठीक, उसके बाद इन चीजों का सहारा लेते हुए यूरोपियंस भारत तक आ पहुंचेंगे। तो देखिए, इस चीज में सबसे ज्यादा फायदा पुर्तगाल
और स्पेन का रहा। क्यों? क्योंकि उस समय इन गतिविधियों को लीड कर रहे थे यही दो देश, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल ने किस प्रकार से भारत का मार्ग खोजा, रास्ता खोजने का काम पुर्तगाल ने किया। हालांकि स्पेन का भी योगदान रहा, बट किस प्रकार से इन्होंने मदद करी अपने अपने नेविगेटर्स की, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उस समय स्पेन और पुर्तगाल के रोमन कैथोलिक राज्य नौसैनिक अभियानों में सबसे अच्छी तरह सुरक्षित दो राष्ट्र थे। यानी कि इनसे ज्यादा समुद्री क्षेत्रों के बारे में कोई नहीं जानता था, ये बात याद रखो। जब ब्रिटेन आया था ना, उससे पहले तो इन लोगों ने फायदा उठा लिया था हमारे क्षेत्र का, और हमारे क्षेत्र का फायदा उठाने के बाद इन लोगों ने हमसे क्या क्या चीजें खरीदी, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लोग आए कैसे, वो चर्चा हम कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रगणों, एक राजा है प्रिंस हेनरी नाम का। क्या नाम है? प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर भी बोलते हैं। कहां से है ये? तो पुर्तगाल से। कहां से है? पुर्तगाल से। अब इस हेनरी ने क्या किया? प्रिंस हेनरी ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के विचार से ग्रस्त थे। उन्होंने नाविकों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए पहली आधुनिक संस्था की नींव रखी। ये दिन रात ये सोचता रहता था कि कैसे भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग खोजा जाए, और इस बात से ये इतना मतलब अवैध हो चुका था, ग्रस्त हो चुका था कि भाई मुझे तो रास्ता खोजना है। और इसने बहुत सारे नेविगेटर्स को स्पॉन्सर किया, उनके लिए एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया ताकि उनको समुद्र की यात्रा के बारे में ट्रेंड किया जा सके और वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। बट इसके जीते जी कोई भी पुर्तगाली इक्वेटर को भी क्रॉस नहीं कर पाया, इक्वेटर को भी क्रॉस नहीं कर पाया। हालांकि इसने शुरुआत अच्छी करी, लेकिन इक्वेटर तक इसके बंदे नहीं पहुंच पाए। इसके बारे में एक पोप थे, टॉप के पोप, उन्होंने इनके बारे में चर्चा की। पोप मतलब पादरी होता है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये पोप निकोलस वी की। पोप निकोलस वी एक पादरी थे। तो पोप निकोलस वी वे रोमन कैथोलिक के मुख्य पोप थे। 1453 के पोप बुल ने प्रिंस हेनरी को इस्लामी प्रभाव से लड़ने और ईसाई धर्म का प्रचार करने के प्रयास में पूर्वी सागर के सुदूर तटों तक और अधिक विशेष रूप से भारत तक जाने का अधिकार दिया। क्योंकि ट्रुक वाला जो क्षेत्र था, टर्की क्षेत्र मुस्लिम्स का था, और ये लोग उनसे लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि एक तो उन्होंने इनका समुद्री मार्ग बंद कर दिया था, रास्ता बंद कर दिया था, ये व्यापार नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, ये अपने धर्म के प्रचार के लिए भी अपने क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे, इस पोप ने कहा था। ठीक, इस पोप ने उसको भाई इस बारे में बताया कि भाई तुम ये करो, तुम राजा हो, तुम कर सकते हो। लेकिन हेनरी के टाइम तक वो इक्वेटर भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। फिर आया जॉन सेकंड, 1481 से 1495 तक का सफर इसका रहा। इस बंदे के टाइम पे ये बार्थोलोम्यू डायस, जो बार्थोलोम्यू डायस है, ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाता है। किसे क्रॉस कर जाता है? इक्वेटर को। और एक महाद्वीप है अफ्रीका, इसके साउथ से यूं होते हुए। अब ये बंदा इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में होता है, और ये इसको पता ही नहीं था कि अफ्रीका का साउदर्न पॉइंट कितनी दूर है या कहां तक चलना पड़ेगा, इसको नहीं पता था। बट गलती से जब ये यहां पहुंचा तो तूफान आ गया, और उस तूफान ने इसको मोजल बे एक क्षेत्र है, खाड़ी है मोजल बे, वहां धकेल दिया। अब इसकी किस्मत थी, मोजल बे जब जैसे ये पहुंचा तो इसे अंदाजा हो गया कि मैं गलती से ही सही, बट मैंने अफ्रीका के साउदर्न पॉइंट का सरकमवेंट कर लिया है, मतलब चक्कर लगा लिया और मैंने खोज लिया है। ये किसके टाइम पे हुआ? जॉन वेंट के टाइम पे। कब की बात है ये? 1471 की। 1471 में पहली बार सरकमवेंट किया गया
अफ्रीका का दक्षिण बिंदु किसके द्वारा? बार्थोलोम्यू डायस के द्वारा। ये लिखा भी गया है, तूफान ने बार्थोलोम्यू डायस और उसके बेड़े को दक्षिण अफ्रीकी तट के साथ पूर्व की ओर धकेल दिया। गंभीर तूफान मोजेल्बे पहुंचने पर डायस को एहसास हुआ कि वह अफ्रीका के दक्षिण बिंदु को पार कर चुका है और इसने इस बिंदु का नाम केप ऑफ स्ट्रॉम रखा। क्या रखा? केप ऑफ स्ट्रॉम, जो बाद में इस व्यक्ति ने बदल के, क्योंकि तूफान की वजह से मिला था तब इसने रखा केप ऑफ स्ट्रॉम, जो बाद में इस व्यक्ति ने बदल के कैप ऑफ गुड रख दिया था। उसका नाम कैप ऑफ गुड उसका नाम रख दिया था। किस प्रकार से रखा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने चीजें खोज ली हैं, अफ्रीका के दक्षिण तक पहुंच चुके हैं। अपनी वापसी यात्रा पर डायस को अफ्रीका के दक्षिण सिरे की खोज के बारे में पता चला। केप ऑफ गुड होप, पूरा नाम था उसका केप ऑफ गुड होप, जिसका नाम डायस ने तो रखा था केप ऑफ स्ट्रॉम, लेकिन जॉन सेकंड ने रख दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक, क्योंकि अच्छी उम्मीद थी ना, वो समुद्री अन्वेषण में महत्वपूर्ण क्षण था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी पुर्तगालियों के लिए। ठीक, इस घटना ने प्रदर्शित किया कि समुद्र के रास्ते अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर नेविगेट करना संभव था। इनके लिए ये चीज संभव हो गई थी और इन्होंने इन चीजों को खोज लिया। फिर उसके बाद इन्होंने किस प्रकार से भारत की ओर रुख किया वो चीजें हम देखते हैं। फिर एक बंदा था क्रिस्टोफर कोलंबस जेनोइस, इटालियन था ये। ठीक, इस समय इसने स्पेन से स्पॉन्सर मांगा और स्पेन के राजा और रानी ने इसकी बात को सुना। इसने कहा कि हमें भारत जाने के लिए अफ्रीका के दक्षिण से चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे, धरती गोल है और हम अटलांटिक महासागर से होते हुए हम भारतीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे पीछे के रास्ते से। अब इसकी बात से ये स्पेन के राजा रानी प्रसन्न हुए और उन्होंने इसको स्पॉन्सर कर दिया, जितना खर्चा चाहिए उतना ले और जा। अब भाई ये चला गया। अब ये इस दिशा में जैसे ही बढ़ा, ये पहुंच गया एक ऐसे महाद्वीप जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जिसका नाम था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अब तक तो ये जानते थे कार्नेरी आइलैंड ही सबसे वेस्टर्न पॉइंट है जो अफ्रीका के पश्चिम में पड़ता है, लेकिन जब ये बंदा उत्तरी अमेरिका पहुंचता है कोलंबस, ये बात थी 1492 की। कब की? 1492 की। 1492 में इसने इस चीज की खोज करी। ये बहुत खुश हुआ कि मैं भारत पहुंच गया, भारत पहुंच गया। बट बाद में इसको पता चला, जब कुछ ऐसे लोग देखे सर पे मोर की कटारे से बांधे हुए थे और आवाज बोलते थे हुलुलुलु करके। अब ये सोचा भाई भारत के लोग तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम व्यापार में देखते हैं वो अलग प्रकार के लोग हैं। फिर इसको पता चला कि ये तो भारत नहीं है, तो इस क्षेत्र को इन्होंने नाम दे दिया न्यू वर्ल्ड। क्या नाम दे दिया? न्यू वर्ल्ड। अब इस न्यू वर्ल्ड के लिए स्पेन और पुर्तगाल में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि ये इस पर अधिकार किसका होगा। तो एक ट्रीटी हुई 1494 में। 1494 में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, और उस ट्रीटी का नाम होता है टोरडेसिला। टोरडेसिला। अब टोरडेसिला जो ट्रीटी थी, इसके तहत एक फैसला हुआ कि जो न्यू वर्ल्ड है उस पर अधिकार होगा स्पेन का, और जो नॉन वर्ल्ड है यानी कि पुराना है, जो बीच का क्षेत्र है, उस पर अधिकार होगा पुर्तगाल का। यानी कि न्यू वर्ल्ड पे मोनोपोली स्पेन की, और नॉन वर्ल्ड पे यानी कि जो पहले से ही जानते थे लोग उस पे मोनोपोली पुर्तगाल की। अब ये पुर्तगाल का बिल्कुल रास्ता साफ हो गया था कि वो भारत तक पहुंच जाए। ठीक, क्रिस्टोफर कोलंबस जोनोइस इतालवी था, नाविक। हम अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर नौकायान करके भारत तक पहुंच सकते हैं,
ये इसका ख्वाब था, लेकिन इसने न्यू वर्ल्ड यानी कि बाद में अमेरिका की खोज की। और इनको पता चला कि अभी और भी बहुत सारे देश हैं जिनके रास्ते खोजना जरूरी है। हम सोच रहे थे कार्नरी आइलैंड ही सबसे पश्चिम है, लेकिन ये तो अलग ही क्षेत्र निकल करके आ गया। तो ये भी एक किस्मत से खोज हुई थी। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका को भी खोजा गया था। ठीक। और जब डिस्प्यूट हुआ तो उसकी एक संधि हुई, उस संधि का नाम था टोर्डेसिला, जो पुर्तगाल और स्पेन के बीच हुई थी, क्योंकि वो यही तो दो महत्वपूर्ण देश थे। फिर उसके बाद इस संधि के मार्ग के बाद चीजें बदली, और अब ऐसी मान्यता थी कि कैनरी द्वीप के दक्षिण पश्चिम में और भी द्वीप हैं, और यह नई दुनिया 1492 में खोजी गई। ये मैंने आपको बताया। ये इधर आप देखते हो ना, ये पॉइंट है अफ्रीका, सॉरी पॉइंट का नाम, ये अमेरिका क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र है? अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका। इनकी खोज 1492 में कोलंबस ने करी थी। यानी कि उनको पता चल चुका था कि और भी द्वीप हैं जिनके बारे में रिसर्च करनी अभी बाकी है। फिर क्या हुआ, आगे की कहानी को हम देखते हैं। तो फिर आते हैं एक किंग जॉन सेकंड के बाद मैनुअल फेस्ट। मैनुअल फेस्ट राजा थे, पुर्तगाल के ही थे। 1495 से 1521 तक राज करके जाते हैं। और इसी बंदे के समय में ये जो है, ये बंदा, इसका नाम है वास्को डी गामा। मैं आज आप लोगों का वहम दूर करूंगा जो लोग बोलते हैं कि वास्को डी गामा सर्दियों में भारत आया था। कोट तो अभी भी पहन रखा है इसने। ये जिस क्षेत्र में रहता था उधर कोट पहनते थे। क्यों? क्योंकि उधर सर्दी होती थी, वो पोलर कंट्रीज में आते। अब उधर सर्दी होती थी तो ये सोचा भारत में भी ऐसा ही होगा, तो बेचारा कोट पहन के आ गया था। गलती नहीं है इसकी, ये सभी लोग कोट में आपको फोटो खींचे हुए देखेंगे। ठीक। अब किंग मैनुअल ने क्या किया, 1497 में वास्को डी गामा नेविगेटर को स्पॉन्सर किया और बोला तू जा और रिसर्च करके आ समुद्री मार्ग की। तो किंग मैनुअल इंश्योर द टास्क ऑफ चार्टिंग द डायरेक्ट ट्रेड रूट टू ए पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डी गामा in 1947. Vasco da Gama followed the route of Bartholomew Dias down the west coast of Africa and then rounded the Cape of Good Hope. Flourishing African harbor Mozambique, Vasco da Gama found some anchored ships from India. He hired the सर्विसेज ऑफ इंडियन सीमैन अब्दुल माजिद। वास्को डी गामा ने बार्थोलोमियो डायस के द्वारा खोजा गया जो रास्ता, जो चित्रित था, उसको एज इट इज फॉलो किया और पहुंच गया मोजेबिक तक। जैसे मोजेबिक पे पहुंचा तो उसको लंगर लहरते हुए भारतीय जहाजों के दिखाई दिए और ये बहुत खुश हुआ। और वहां पर इसने अंदाजा लगा लिया कि भारतीय यहां तक व्यापार करते हैं। और अब्दुल मोजिद एक भारतीय व्यापारी था, एक समुद्री यात्री था, जिसको इसने हायर किया और उसको हायर करके उसके साथ भारत तक आ पहुंचा। ये बंदा कौन भाई? वास्को डी गामा। आखिर अब्दुल मजीद की मदद से ये भारत तक आ ही गया। ठीक। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, राजा मैनुअल फेस्ट ने 1497 में, ये बात याद रखना, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को प्रत्यक्ष व्यापार मार्ग का नक्शा बनाने का काम सौंपा कि तुम वो नक्शा बनाओ। ठीक। वास्को डी गामा ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे बार्थोलोमेव डायस के मार्ग का अनुसरण किया, क्योंकि वो बार्थोलोमेव डायस ने वो मार्ग पहले ही खोज दिया था। फिर कैप ऑफ गुड होप, जो साउदर्न पॉइंट था अफ्रीका महाद्वीप का, चक्कर लगाया और मोजेबिक में समर्थ अफ्रीकी बंदरगाह वास्को डी गामा को भारत से कुछ लंगर डाले हुए जहाज मिले। उन्होंने भारतीय नाविक अब्दुल मजीद की सहायता ली और भारत तक पहुंच गए। इसने देखा कि भारतीय लंगर के जहाज दिख रहे हैं तो ये खुश हुआ। और अब्दुल मजीद एक भारतीय समुद्री यात्री था जिसकी सहायता इसने ली। और अंत में ये बंदा
कहां पहुंच गया? अंत में ये बंदा पहुंच गया भारत के क्षेत्र में। आखिर भारत में कहां पहुंचा वास्को डी गामा? किसने इसका स्वागत किया? और इतने लंबे सफर को तय करने के बाद वास्को डी गामा भारत में क्या करने गया और क्या वहां से लेकर के आया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सोचिए इतने लंबे सफर को तय करने के बाद वास्को डी गामा ने भारत में क्या किया, क्या लेकर के गया, क्या लाया भारत में, उन सभी चीजों पर विचार कीजिए। भाई ये मई 1498 में भारत पहुंचा था, गर्मियों के महीने में, तो वहम दूर कर देना, सर्दियों में आया था। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्लास है आपकी आधुनिक भारत की यात्रा पर हम निकल चुके हैं और यूरोप से लेकर के भारत तक का समुद्री सफर हमने तय कर लिया है। तो सभी मित्रगणों, आगे की क्लास की जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए और मन में ये सस्पेंस रख रहे हो कि आखिर वास्को डी गामा ने क्या किया, तो वो जानने के लिए उपस्थित होना अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपने यारे प्यारे मित्रगणों से सब्सक्राइब करवाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी क्लासेस को पहुंचाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सकें। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।